ये लीजिए बहन जी, हम काली मंदिर से बहू के लिए ये धागा बनवा कर लाए हैं। हल्दी मेहंदी की रस्म के बाद आप उसे ये पहना देना। हमारे राजस्थान में ये मान्यता है कि कच्ची हल्दी की महक दुल्हन को कमजोर करती है। आप इस बात का ख्याल रखना। हल्दी की रस्म के बाद घर से बाहर न जाने देना बहू रानी को। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हम आज ही मेघा को ये धागा बांध देंगे। किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी उस पर। आपकी अमानत बनकर रहेगी अब वो 5 दिन के लिए। सगाई के बाद मेघा की हल्दी और मेहंदी की रस्म हुई और फिर साहिल बारात लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गया। विदाई के बाद 8 घंटों का सफर है। अपने साथ सभी जरूरी चीजें रख ली थी ना तुमने? सबसे पहले हमारी पुश्तैनी हवेली में तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। वहां पर कुछ दिन रहकर रस्में पूरी करनी है। उसके बाद अपने जयपुर वाले घर लौट आएंगे हम सब। हाँ बाबा, सब रख लिया है मैंने, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेघा ने गाड़ी रुकवाई और दौड़ते हुए एक सुनसान सी हवेली का दरवाजा खोलकर उसके अंदर दाखिल हो गई। मेघा के उस सुनसान हवेली के आंगन में पैर रखते ही पीपल के पेड़ पर बैठे सैकड़ों चमगादड़ एक साथ आसमान की ओर उड़ गए और बाहर आंगन में लगा झूला एकाएक खुद से ही हिलना शुरू हो गया। क्या करती हो तुम? ऐसे कहीं भी नहीं चले जाते हैं। भूलो मत, तुम नई दुल्हन हो और ये हवेली नहीं खंडहर है। कोई नहीं रहता यहाँ। आगे से यहाँ आना नहीं इधर। अभी चलो। क्या हुआ? भूत देख लिया क्या तुमने? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अरे बाबा, बस एक फोटो ही तो क्लिक करवाना चाह रही थी मैं। प्लीज लो ना। मेघा को जिद पर अड़ा देखकर साहिल कैमरे से उसकी एक फोटो क्लिक कर देता है और उसे लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी उसकी हवेली की ओर चल पड़ती है। राशि, जल्दी से फूलों के थाल, आरती और कलश लेकर आओ, बहू रानी आ गई हैं। साहिल की माँ मालिनी बहू मेघा का जोरदार स्वागत करती है और उसे कलश पैरों से नीचे गिराकर घर में प्रवेश करने को कहती है। मासा की बात सुनकर मेघा कलश को एक टक घोरने लगती है और फिर अपने बाएं पैर से कलश को उल्टी दिशा में गिराती है, जिससे चावल घर से बाहर की ओर बिखर जाते हैं। ये क्या मूर्खता है बहू, अपशगुन कर दिया तुमने। बहू लक्ष्मी होती है और चावल सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कलश को दाएं पैर से अंदर की ओर गिराते हैं ताकि लक्ष्मी घर में सौभाग्य लेकर प्रवेश करे। और तुमने घर की सुख समृद्धि को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे उल्टी दिशा में कलश कौन गिराता है? अब मासा, जाने दो ना, गलती से हो गया इससे। ऐसी गलती कोई जानबूझकर थोड़ी करेगी। ये लंबा सफर करके थक गई है, इसे आदत नहीं है ना लंबे सफर की। साहिल के बचाव करने पर मासा चुप हो गई थी, लेकिन साहिल के साथ कमरे में अंदर जाते समय मेघा का मालिनी को देखकर मुस्कुराना उसे बहुत अखर गया था। जिस तरह से मुझे टेढ़ी नजरों से देखते हुए ये लड़की मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गई है, इसे देखकर साफ पता चलता है इसने वो कलश गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसे गिराया है। लेकिन बहू ऐसा क्यों करेगी? रह रहकर मालिनी के मन में बार बार बहू मेघा की वो रहस्यमयी सी हंसी और कलश का गिराना घूम रहा था। अगले दिन सुबह। साहिल, तुम जाकर पंडित जी को लेकर आओ, कुछ रस्में करानी है और बहू को कहना जल्दी से तैयार हो जाए। साहिल मेघा को तैयार होने के लिए कहकर पंडित जी को बुलाने चला जाता है। अरे मैंने साहिल से कहा था कि बहू को जल्दी तैयार होने को कहो और यहाँ 2 घंटे बीतने जा रहे हैं, लेकिन बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। मालिनी बहू के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक जाती है। अंदर से मेघा के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। देखो, कोई आ जाएगा, अभी तुम जाओ। यहाँ हर समय कोई ना कोई मुझ पर नजर रखे रखता है। वैसे भी वो बुढ़िया बहुत घूरती है मुझे। ये साहिल तो घर से बाहर गया हुआ है, बहू बात किसके साथ कर रही है? मालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ सोचे वो दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है।
अंदर कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था। अभी तो मुझे बातें करने की आवाज आ रही थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? मालिनी सोच ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और मेघा अपनी साड़ी सही करती हुई बाहर आती है। अच्छा, तो अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये बाथरूम में थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं मैंने सब सुन लिया है। इससे सीधे सीधे पूछने का मतलब है ये साफ मना कर देगी। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। मालिनी को बहू मेघा पर शक हो गया था और अब वो सारी बातें खुलकर जानना चाहती थी। कुछ ही देर में रस्में शुरू हो गई और सभी गृह प्रवेश की रस्मों में व्यस्त हो गए। अगले दिन, मेघा, ये कैसी महक है हमारे कमरे में? मुझे तो सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। सर भारी हो रहा है, लगता है अभी उल्टी हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। साहिल ने देखा कि मेघा के हाव भाव कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो बात कहते हुए एक बार भी साहिल को आंखों से नहीं देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो लगातार अपनी लटों को उंगली में फंसाकर खुद में खोए हुए गुनगुना रही थी। मेघा, मेघा, कहाँ खोई हुई हो? साहिल के जोर से पुकारने पर मानो मेघा होश में आ गई थी। अब कुछ हुआ क्या अभी? साहिल को मेघा कुछ असामान्य लग रही थी, लेकिन अभी उसने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं, एक कप चाय बना दोगी प्लीज? सर दुख रहा है। मेघा रसोई में जाती है और रसोई में खड़े साहिल के बड़े भाई को अपनी लाल लाल आंखों से अजीब तरह से देखने लगती है। क्या बात है मेघा, तुम ठीक हो? मेघा धीमे कदम बढ़ाते हुए विनय के नजदीक पहुंच जाती है, जिससे विनय बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये लो, कुलदेवी का प्रसाद है, मैं वही देने के लिए यहाँ आया था। विनय प्रसाद जैसे ही मेघा के हाथ से छुआता है, वो एक दोहरी सी आवाज में चीख कर वहां से भाग जाती है। इससे पहले कि विनय कुछ समझ पाता, उसने देखा सामने से मेघा रसोई में आ रही है, लेकिन इस बार जेठ को रसोई में देख उसने पल्लू से सर ढक लिया था। माँ, आपको ये लड़की कुछ अजीब नहीं लगती? कभी पल्लू ठीक करती है, कभी आकर चिपकने लगती है, पता नहीं कैसे संस्कार है इसके। विनय अपनी माँ को रसोई में हुई घटना बताने लगता है। अरे एक नंबर की चरित्रहीन लड़की पल्ले पड़ गई हमारे। छी, तुझे आकर छूने की कोशिश कर रही थी। नई बहू की इस हरकत को जानकर मालिनी के पैरों तले जमीन सरक गई थी। पहले मैंने उसे कमरे में किसी से बात करते सुना, और अब ये घटना। कैसी सड़क छाप लड़की आ गई है इस घर में। मुझे नजर रखनी होगी इस पर, वरना खानदान की नाक कटवा देगी ये लड़की। आधी रात का समय था। मालिनी को अपने कमरे में ठंडक का एहसास होने लगता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। खिड़की की ओर नजर डालने पर उसे एक साया कांच के उस ओर से गुजरता हुआ नजर आता है। इतनी रात को कौन टहल रहा है हवेली में? मालिनी बिस्तर से उतरकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है मेघा तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रही है। कहाँ से आ रही है ये इतनी रात को? आखिर चल क्या रहा है इसके मन में? मालिनी अब हर समय बहू मेघा पर नजर रखने लगी थी। मैम साहब, चूड़ी वाला आया है। आपने नई दुल्हन के लिए राजस्थानी चूड़ा मंगवाया था क्या? मेघा, जाओ पसंद कर लो चूड़ा, मैं आती हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेघा सीढ़ियां उतरती हुई मालिनी के पास आती है। मासा, आपने बुलाया? मैं जरा बाथरूम में थी। बाथरूम में थी? अभी तो तुम बाहर चूड़ा लेने गई थी ना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी जल्दी तुम सीढ़ियों से ऊपर जाकर वापस नीचे कैसे आ गई? मैं तो अभी आ ही रही हूँ ऊपर से। कौन सा चूड़ा? मालिनी दौड़ते हुए बाहर आंगन की ओर जाती है, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? अभी तो तुम बाहर निकली थी, फिर छत से कैसे आई?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी रात, माँ, मैं एक दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, कल लौटूंगा, आप ख्याल रखना अपना। मालिनी बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखती है। अंदर का मंजर इतना डरावना था कि मालिनी के पांव अपनी जगह पर जम से गए थे। अंदर कमरे में सिर्फ मेघा थी और वो आराम कुर्सी पर दोनों पांव ऊपर करके सिमट कर बैठी हुई थी। कुर्सी लगातार जोर जोर से हिल रही थी। मेघा के मुंह से एक भयानक सा स्वर सुनाई दे रहा था, जैसे औरत और आदमी की आवाज एक साथ सुनाई दे रही हो। मेघा लगातार हंसती जा रही थी और टूटी फूटी उखड़ती सी बोली में अस्पष्ट सा कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक मेघा ने हंसना बंद कर दिया और गंभीर होकर झटके से दरवाजे की ओर देखा। मालिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे मेघा ने उसे देख लिया है, इसलिए वो तुरंत 2 कदम पीछे हट जाती है। ये क्या था? क्या हो रहा है इस लड़की को? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। साहिल भी घर में नहीं है। मुझे कुछ ठीक सा महसूस नहीं हो रहा। मालिनी नीचे आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन रह रह कर उसे बहू का वो हंसना और खुद को घूर कर देखना याद आ रहा था। मालिनी अपने कमरे में बिस्तर पर सिमटी बैठी थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आया होगा? घर में तो बस मेघा और मैं ही हैं। दरवाजे पर होती दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मालिनी पसीने पसीने हो रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा पीटने की आवाज अपने आप बंद हो जाती है। लगता है मेघा अपने कमरे में चली गई है। एक बार जाकर देखती हूँ। मालिनी दरवाजे में बने होल से बाहर झांकने की कोशिश करती है तो उसे होल के ठीक सामने मेघा का सफेद पड़ा हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर मालिनी एक बार फिर से पीछे हट जाती है। मालिनी के कमरे में अचानक ही जमीन पर खून से बने पैरों के निशान बनने लगते हैं और देखते ही देखते वहां से गायब हो जाते हैं। मालिनी को इतना समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो उसे अपने होने का एहसास दिला रहा है, जो मालिनी को ये बताना चाहता है कि दरवाजा बंद कर लेने से वो उसे अंदर आने से रोक नहीं सकती। डर ने मालिनी के दिल और दिमाग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। रात मानो सदियों से भी लंबी हो गई थी उसके लिए। किसी तरह रात बिताने के बाद अगली सुबह जब साहिल घर लौटता है तो मालिनी उसे काफी बेचैन महसूस करती है। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? माँ, मेघा घर पर आ गई है क्या? अरे वो गई ही कहाँ थी जो लौट कर आएगी। मेघा के बारे में तो तू बात ही मत कर। जो मैंने कल रात देखा ना, अगर तुझे पता चला तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या बात कर रही हो? क्या देख लिया आपने कल रात ऐसा? मेघा कल रात घर में तो थी नहीं, फिर आपने देख क्या लिया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? घर में नहीं थी तो कहाँ थी पूरी रात? घर में ही थी और क्या क्या किया है ना उसने कल रात में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। किसी तरह भगवान का नाम लेकर रात बिताई है मैंने। अरे माँ, आपके सामने ही ना कल मैं मेघा को अपने साथ शादी में लेकर गया था। पूरी रात वो मेरे साथ ही थी। फिर पता नहीं अचानक सुबह 4 बजे कहाँ गायब हो गई। मैंने उसका फोन भी मिलाया, लेकिन वो शायद अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। जब काफी देर ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिली तो मैं सीधा घर चला आया। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सच है, क्या भ्रम है? मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अरे तू तो अकेला शादी में गया था ना, और वो मेघा पूरी रात यहाँ घर में ही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। उसके कमरे में वो पागलों की तरह हंस रही थी वो, और फिर उसके बाद आकर मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी।
जानवरों की तरह गुर्रा रही थी तेरी बीवी। मुझे तो ये सब कुछ और चक्कर लगता है। अगर तूने अपनी आंखों से देखा होता ना, तब तुझे समझ में आता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कैसी बेतुकी बात है। अरे एक ही इंसान एक ही समय में दो जगह कैसे हो सकता है? ये सारी कंफ्यूजन मेघा के कारण ही हो रहा है ना। कहाँ है वो? उसी से पूछते हैं कि वो कल रात को कहाँ थी। कहीं ऐसा तो नहीं है इस घर में कोई मेघा का बहरूपिया घुसा है? कोई फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर, जहाँ पर डबल रोल होंगे और वो हमारे घर में घुस आएगा? मेघा, कहाँ हो तुम मेघा? साहिल के बार बार मेघा मेघा चिल्लाने पर भी मेघा सामने नहीं आती। वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। कहाँ है वो? अरे अपने कमरे में है, और कहाँ जाएगी? देख बेटा, मैं तो तेरे कमरे में जाने वाली हूँ नहीं, तो खुद ही जा और अपनी आंखों से देख। माँ की बात सुनने के बाद साहिल तेज कदमों से सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर जाता है, तो देखता है कि कमरे में रखी आराम कुर्सी लगातार हिल रही है। मेघा, मेघा, अरे कोई नहीं है ऊपर कमरे में, कमरा खाली पड़ा है और आप कह रही हैं कि वो कल रात भर से अपने कमरे में ही है। माँ, हमें मेघा को ढूंढना होगा। वो आखिर ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गई? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? अरे क्या जरूरत है अपशगुनी लड़की को ढूंढने की? मुझे तो लगता है वो इंसान नहीं, कोई चुड़ैल है। जिस दिन से ये इस घर में आई है उस दिन से कुछ न कुछ हो ही रहा है। पहले भी मैंने इसे एक ही समय पर दो जगह देखा है। मैं तो कहती हूँ अच्छा है खुद ही चली गई, पीछा तो छूटा इस मुसीबत से। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेघा मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कोई चुड़ैल नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है उसके साथ। मैं जा रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने, कहीं मेघा के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास चलो, अब वही कोई उपाय बताएंगे। मुझे तो ये कुछ और ही चक्कर लग रहा है। मालिनी और साहिल पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी समस्या सुनाते हैं। बाबा आंख बंद करके कुछ देर साधना में लीन हो जाते हैं। कुछ देर बाद, तुम्हारी बहू के पास समय बहुत कम है। कल अमावस्या की रात है। अमावस की रात काली शक्तियों की ताकत सबसे ज्यादा होती है और तेरी बहू जिस शक्ति के प्रभाव में है ना, वो तो वैसे भी बहुत ताकतवर है। लेकिन बाबा, मेरी पत्नी तो लापता है। उसका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? ठीक है, चलो मेरे साथ। साहिल और मालिनी के साथ बाबा उनकी हवेली पर पहुंचते हैं और हवेली के अंदर आने के बाद कुछ देर तक वहां बैठकर मंत्र साधना करते हैं। तुम्हारी पत्नी यहाँ कहीं आसपास नहीं है, लेकिन कहाँ है यह जानने के लिए मुझे अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग करना होगा। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा निर्जर घर है जहाँ कोई आता जाता ना हो? हाँ बाबा, याद आया। शादी के बाद जब मैं पहली बार मेघा को लेकर हवेली आ रहा था तो रास्ते में चौसर वाली हवेली पड़ी थी। मेरे मना करने के बाद भी मेघा ने हवेली के अंदर कदम रखा और एक फोटो खिंचवाई थी। मैं अभी आपको वो फोटो दिखाता हूँ। हड़बड़ी में साहिल अपना मोबाइल निकालता है और बाबा को वो फोटो दिखाने लगता है। फोटो में बाबा को मेघा के पीछे एक काली परछाई नजर आती है, जिसे देखकर साहिल, मालिनी और बाबा चौंक जाते हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना कि पिछले कुछ दिनों से जो आपके घर में चल रहा था उसका कारण क्या था। कहाँ है वो हवेली? मुझे वहां लेकर चलिए। शायद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। साहिल और मालिनी बाबा को उनके घर से कुछ कदमों की दूरी पर बने चौसर वाली हवेली में ले जाते हैं। पूरे गांव में ऐसी अफवाह थी कि हवेली में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण वहां हर समय मनहूसियत पसरी रहती है। हवेली में रहने वाला परिवार बरसों पहले हवेली को वीरान छोड़कर यहां से पलायन कर गया था।
बाबा, साहिल और मालिनी हवेली में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेघा चौसर वाली हवेली में लगे झूले पर झूल रही है और लगातार हंसती ही जा रही है। जैसा मैंने सोचा था, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। आप लोग पीछे हट जाइए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बाबा नमो नारायण भगवते वासुदेवाय कहते हुए हवेली का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे मेघा की ओर बढ़ने लगते हैं। साथ में लाए हुए सिंदूर से वो झूला झूल रही मेघा के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं और फिर मंत्र पढ़ते हुए लगातार पानी की छींटें उसकी ओर मारने लगते हैं। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ते जाने के कारण मेघा जमीन में बैठकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये क्या हो रहा है मेरी मेघा को बाबा? वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे लग रहा है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा इशारे से साहिल को पीछे रहने के लिए कहते हैं और लगातार मंत्रों का जाप करते रहते हैं। कुछ देर के बाद मेघा निहाल होकर जमीन में गिर गई थी। बाबा इशारे से साहिल को मेघा को उठाने के लिए कहते हैं। साहिल गोद में उठाकर मेघा को हवेली से बाहर निकल आता है। मेघा के हवेली से बाहर आते ही बाबा हवेली के दरवाजे पर मंत्र पढ़ते हुए एक नक्शा सूत्र बांध देते हैं और एक धागा मेघा के गले में भी पहना देते हैं। आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रहे, मेघा तो क्या, गांव की कोई भी महिला इस हवेली के आसपास ना आने पाए। जानना नहीं चाहोगे कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ था? इस हवेली में एक शक्तिशाली जिन्न का साया है। आपका समय अच्छा था, जो सही समय पर मैं आपको मिल गया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इतने दिनों से जो आप लोगों को भ्रमित करके भटक रहा था, वो एक जिन्न था जो आपकी बहू को अपने साथ ले जाना चाहता था। आप शायद जानते नहीं, जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते।